में हम पढ़ेंगे ब्रिटिश संसद की संप्रभुता, प्रभुसत्ता या सर्वोच्चता। तो संसद की संप्रभुता में हमें तीन बातें देखनी हैं। सबसे पहले संसद की संप्रभुता का क्या अर्थ होता है, उसके बाद में इसकी विशेषताएं, और उसके बाद में संप्रभुता की सीमाएं या इस पर क्या क्या प्रतिबंध हैं। तो सबसे पहले देखते हैं संसद की संप्रभुता का अर्थ। संसद की संप्रभुता का अर्थ है कि ब्रिटिश संसद किसी भी कानून का निर्माण कर सकती है। इसके द्वारा निर्मित कानून को किसी के द्वारा भी चुनौती नहीं दी जा सकती है। संसद को कानून निर्माण की असीमित शक्ति प्राप्त है। तो संसद की सर्वोच्चता का या संप्रभुता का अर्थ होता है कि संसद किसी भी कानून का निर्माण कर सकती है। उसके द्वारा बनाए गए कानून को किसी भी सत्ता के सम्मुख चुनौती नहीं दी जा सकती। कानून निर्माण की इस असीमित शक्ति के संबंध में ही डी लोम्बे ने लिखा है कि संसद स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के अतिरिक्त अन्य सब कुछ कर सकती है। यानी कि डी लोम्बे कहता है कि ब्रिटिश संसद केवल स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती, उसके अलावा कोई भी कार्य कर सकती है, किसी भी प्रकार के कानून का निर्माण कर सकती है। डाइसी ने संसद की प्रभुसत्ता का विस्तार के साथ उल्लेख किया है। तो ये हो गया संसद की संप्रभुता का अर्थ। और अब देखते हैं संप्रभुता की विशेषताएं, यानी कि संसद की संप्रभुता की विशेषताएं। तो सबसे पहली है संसद विधि निर्माण की एकमात्र सत्ता या एकमात्र संस्था। ब्रिटेन में एकात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण ब्रिटिश संसद ब्रिटेन में कानूनों का निर्माण करने वाली एकमात्र सत्ता है। ब्रिटेन में संसद के अतिरिक्त अन्य किसी भी संस्था को कानून निर्माण का अधिकार प्राप्त नहीं है। एकात्मक शासन का मतलब होता है कि एक ऐसा शासन जहां पूरे देश पर केवल एक ही सरकार शासन करे। तो अगर पूरे देश पर एक ही सरकार शासन करेगी तो कानून का निर्माण करने वाली संस्था भी एक ही होगी और उसका नाम है संसद। अब देखते हैं दूसरी विशेषता, कानून निर्माण की शक्ति की कोई सीमा नहीं। ब्रिटिश संसद की कानून निर्माण की शक्ति की कोई सीमा नहीं है। ब्रिटेन में ऐसा कोई भी विषय नहीं है जिसके संबंध में संसद कानून का निर्माण न कर सके। संसद का अधिकार क्षेत्र सर्वोपरि और पूर्ण है। अब देखते हैं तीसरी विशेषता, किसी भी कानून में परिवर्तन की क्षमता। ब्रिटिश संसद किसी भी कानून में परिवर्तन कर सकती है। ब्रिटेन का संविधान एक लचीला संविधान है, इसलिए वहाँ कानूनों में परिवर्तन या संशोधन आसानी से हो जाता है। ब्रिटिश संसद किसी भी कानून में अपनी इच्छा अनुसार कोई भी परिवर्तन कर सकती है अथवा उसे रद्द कर सकती है। अब देखते हैं चौथी विशेषता, न्यायिक पुनरावलोकन का अभाव। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि यदि संसद किसी ऐसे कानून का निर्माण करती है जो संविधान के प्रतिकूल है तो न्यायालय उस कानून को रद्द कर सकता है। तो जो न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है इसके अंतर्गत न्यायालय संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को रद्द कर सकता है, उनको समाप्त कर सकता है। लेकिन ब्रिटेन में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था नहीं पाई जाती है। ब्रिटेन में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था नहीं पाई जाती है। ब्रिटिश न्यायालय संसद द्वारा निर्मित किसी भी कानून को रद्द नहीं कर सकता है। संसद द्वारा निर्मित कानून ब्रिटेन की प्रत्येक सत्ता के लिए अनिवार्य रूप से लागू होता है। अब देखते हैं संसद की संप्रभुता पर सीमाएं। सैद्धांतिक दृष्टि से ब्रिटिश संसद संप्रभु है, वह किसी भी कानून का निर्माण कर सकती है, लेकिन व्यवहार में संसद की संप्रभुता पर अनेक प्रतिबंध पाए जाते हैं जो इस प्रकार हैं। तो सबसे पहला प्रतिबंध या सबसे पहली सीमा है जनमत, लोकमत या पब्लिक ओपिनियन। जनमत संसद की संप्रभुता पर एक महत्वपूर्ण प्रतिबंध है।
लॉर्ड सभा की शक्तियां बहुत सीमित होती हैं, यानी कि जो ब्रिटेन की संसद होती है उसके 2 सदन होते हैं। प्रथम सदन है लोक सदन और दूसरा है लॉर्ड सभा। तो लॉर्ड सभा की शक्तियां बहुत कम होती हैं। संसद की संप्रभुता का तात्पर्य लोक सदन की संप्रभुता ही है। लोक सदन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, इसलिए यह जनमत के विरुद्ध किसी भी कानून का निर्माण नहीं कर सकती। क्योंकि यदि संसद या लोक सदन जनमत के विरुद्ध कानूनों का निर्माण करेगा तो जो अगले चुनाव होंगे उनमें जनता फिर इन सदस्यों को वोट नहीं डालेगी। तो इसलिए जो लोक सदन के सदस्य होते हैं वे किसी भी ऐसे कानून का निर्माण नहीं करते हैं जो जनमत के विरुद्ध होता है। किसी महत्वपूर्ण विषय पर निर्णय लेने से पहले संसद उसे निर्णय के लिए जनता के समक्ष प्रस्तुत कर सकती है। यानी कि ब्रिटेन में जब कोई महत्वपूर्ण निर्णय होता है तो उस पर निर्णय करने से पहले संसद उस विषय को जनता के समक्ष सुझावों के लिए प्रस्तुत करती है। हम देखते हैं दूसरा प्रतिबंध या दूसरी सीमा। दूसरा है नैतिक बंधन। संसद के द्वारा नैतिक धारणाओं के विरुद्ध किसी भी कानून का निर्माण नहीं किया जा सकता। जेनिंग्स ने इस संबंध में कहा है कि यदि कोई विधानमंडल यह निर्णय करे कि नीली आंखों वाले बच्चों की हत्या कर दी जाए तो ऐसा निर्णय कोई पागल विधानमंडल ही करेगा और कोई पागल जनता ही इस निर्णय को मानेगी। यानी कि ब्रिटेन की संसद नैतिक धारणाओं के विरुद्ध कोई कानून नहीं बना सकती है। अब इसकी तीसरी सीमा या तीसरा प्रतिबंध है परंपराएं। ब्रिटेन के राजनीतिक जीवन में परंपराओं को भी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। यदि प्रमुख परंपराओं का उल्लंघन किया जाता है, यानी कि संसद प्रमुख परंपराओं का उल्लंघन करती है, तो ब्रिटिश शासन व्यवस्था का आधार ही नष्ट हो जाएगा और जनता भी संसद के विरुद्ध हो जाएगी। इसलिए संसद सुस्थापित परंपराओं में छेड़खानी नहीं करती है, उनको बदलने का प्रयास नहीं करती है। अब देखते हैं चौथा प्रतिबंध या चौथी सीमा, वेस्टमिनिस्टर परिनियम 1931। वेस्टमिनिस्टर परिनियम 1931 के माध्यम से भी संसद की प्रभुसत्ता या संप्रभुता सीमित होती है। इस परिनियम में उल्लेख है कि 1931 के बाद से ब्रिटिश संसद अधिराज्यों के लिए कोई भी अधिनियम उस समय तक नहीं बनाएगी जब तक अधिराज्य या डोमिनियन की संसद द्वारा ब्रिटिश संसद से इस संबंध में प्रार्थना न की जाए। यानी कि ब्रिटेन की संसद अधिराज्यों के लिए तब तक कोई कानून नहीं बनाएगी तब तक अधिराज्यों की जो संसद है वह ब्रिटिश संसद से इसके लिए प्रार्थना न करे। अधिराज्य का मतलब होता है कि एक ऐसा राज्य या एक ऐसा क्षेत्र जो आंतरिक रूप से तो स्वतंत्र हो लेकिन बाह्य रूप से किसी दूसरे देश के नियंत्रण में हो। अब देखते हैं पांचवा प्रतिबंध या पांचवी सीमा। पांचवा है प्रदत्त व्यवस्थापन। ब्रिटेन में संसद का कानून निर्माण संबंधी कार्य बहुत अधिक बढ़ गया है। इस कारण संसद कानून की केवल मोटी रूपरेखा ही निर्धारित करती है और विभिन्न नियम बनाने का कार्य कार्यपालिका को सौंप दिया जाता है। यही प्रदत्त व्यवस्थापन कहलाता है। यानी कि अपना कार्य दूसरों को सौंप देना क्या कहलाता है? प्रदत्त व्यवस्थापन। तो ब्रिटेन में संसद का जो कानून निर्माण का कार्य है वह बहुत अधिक बढ़ गया है। इसलिए संसद केवल कानूनों की मोटी रूपरेखा ही तैयार करती है और उसके संबंध में नियम बनाने का कार्य कार्यपालिका विभाग को सौंप दिया जाता है। इन बनने वाले नियमों पर संसद का ज़्यादा नियंत्रण नहीं रह पाता है। इस कारण संसद की संप्रभुता सीमित हो जाती है। तो प्रदत्त व्यवस्थापन के कारण भी संसद की संप्रभुता सीमित हो जाती है। अब देखते हैं छठी बाधा या छठी सीमा, अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा संगठन। अंतर्राष्ट्रीय कानून के द्वारा भी ब्रिटिश संसद की संप्रभुता सीमित हो जाती है। ब्रिटेन में यह निर्णय हो चुका है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून राष्ट्रीय कानून का ही एक भाग है। जिस कानून ने सभ्य राष्ट्रों की सहमति प्राप्त कर ली है
उसने हमारे देश की भी यानी कि ब्रिटेन की भी सहमति प्राप्त कर ली है। अतः ब्रिटिश संसद अंतर्राष्ट्रीय कानून के विरुद्ध किन्हीं कानूनों का निर्माण नहीं कर सकती है। तो ये हो गई ब्रिटिश जो संसद है उसकी संप्रभुता की सीमाएं या उसकी संप्रभुता पर प्रतिबंध। इस प्रकार संसद की प्रभुसत्ता या संप्रभुता का अर्थ यह नहीं है कि ब्रिटेन की संसद जैसा चाहे वैसा कानून बना सकती है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि संसद कैसा भी कानून बनाए, उसके द्वारा बनाए गए कानून को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो ये हो गई ब्रिटिश संसद की संप्रभुता, प्रभुसत्ता या सर्वोच्चता।